4 अगस्त 2022 शाम के 7:08 केप कैनावेरल, फ्लोरिडा। साउथ कोरियन स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन। साउथ कोरिया ने अपना सबसे पहला लूनर मिशन डनूरी यानी एंजॉय द मून को सक्सेसफुली लॉन्च करके दिखाया। और इसी के साथ अब वो भी इंडिया, यूएस, रशिया, जापान, यूरोप, चाइना, लग्जमबर्ग और इजराइल इन कंट्रीज की तरह रेस टू द मून में शामिल हो चुका है। पर अगर हम स्पेस रेस में मौजूद सारी कंट्रीज की बात करें तो उनके कंपैरिजन में टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड में साउथ कोरिया का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। एंड दैट इज बिकॉज टेक्नोलॉजी की रेस में साउथ कोरिया हमेशा से आगे रहा है। सैमसंग, एलजी, Hyundai ये सभी साउथ कोरियन कंपनीज ही तो है और इजीली साउथ कोरिया को वहां के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का लेवरेज यहां पर भी मिल सकता है। इनफैक्ट साउथ कोरिया द्वारा क्रिएट किए हुए इंटरनेट की अगर हम बात करें तो उसके जरिए हम 1 सेकंड में एक HD मूवी आराम से डाउनलोड कर सकते हो। कैन यू बिलीव दैट? सो नाउ यहां पर मे भी आपके दिमाग में आएगा कि जो कंट्री इतनी आगे टेक्नोलॉजी में वो स्पेस में इतनी पीछे कैसे रह गई? बिकॉज साउथ कोरिया का और स्पेस का हमें को इतना लेना देना नहीं लगता है, राइट? बट वेल, बहुत कम लोग एक्चुअल में ये जानते होंगे कि स्पेस सेक्टर में साउथ कोरिया कोई नया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि इस कंट्री ने 1990s के दशक से ही स्पेस सेक्टर में अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया था। बट एज वी ऑल नो, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। एक तो होता है फंडिंग और दूसरा है बेस्ट टेक्नोलॉजी। पर उस वक्त शुरुआती सालों में ये दोनों चीजें साउथ कोरिया के पास एक्चुअली में नहीं थी। इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास समझना होगा साउथ कोरिया का। सो आइए चलते हैं 1950s के दशक में, जब कोरियन वॉर खत्म हुआ था। तब उस वॉर में हुए नुकसान की वजह से साउथ कोरिया एशिया के गरीब देशों में से एक बन गया था। इतना गरीब कि एक वक्त का खाना भी वहां की पॉपुलेशन को नसीब नहीं होता था और उसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी एग्रीकल्चर यानी कि जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज होती है वो शुरुआती सालों में इन इंडस्ट्रीज पर डिपेंडेंट होती है। वैसे ही एग्रीकल्चर और फिशरी इस इंडस्ट्री पर वो डिपेंडेंट थी। और इसीलिए यूएस और यूरोपियन कंट्रीज का तो ये एनालिसिस था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये साउथ कोरिया कुछ ज्यादा खास तरक्की नहीं कर पाएगा। बट फिर धीरे धीरे करके साउथ कोरिया के समय का पहिया पलटने लगा। इंडिपेंडेंस के 13 साल बाद साउथ कोरिया में कुछ ऐसे बदलाव होने लगे जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा था। साउथ कोरिया में एक मिलिट्री कू हुआ। वेल, कूल। अब मिलिट्री कू आने से क्या होता है? मे बी आप कहोगे डिक्टेटरशिप, राइट? बट क्वाइट शॉकिंगली एंड आयरॉनिकली साउथ कोरिया आज भी दुनिया का वो इकलौता कंट्री है जहां मिलिट्री कू के वजह से डेवलपमेंट हुआ। यस, एक्चुअली में उस दौरान वहां के मिलिट्री के मेजर जनरल पाक चुंग ही का मेन मोटो ये था, एक्सपोर्ट मोर एंड इंपोर्ट लेस। और इस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें जो रास्ता नजर आ रहा था वो ये था कि उन्हें अपने देश में एजुकेशन और स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा और जो ऑलरेडी स्टेबल मल्टीनेशनल कंपनीज और एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें सपोर्ट करना होगा। तो बस उन्होंने यही किया। सबसे पहले वेस्टर्न कंट्रीज से एड लेके उन्होंने अपने यहां पर एजुकेशन को मैंडेटरी किया, जिसकी वजह से लोग वहां पर एजुकेटेड होने लगे एंड एट द सेम टाइम स्किल्ड भी। अब ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी इतनी काम करने लगी कि आप यहां पर ग्राफ देख सकते हो। सिर्फ 15 साल के समय में इनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर से मेजरली शिफ्ट होकर सर्विस सेक्टर में मूव हो गई। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था, उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज को सब्सिडीज, टैक्स में काफी छूट और फ्री और लेस इंटरेस्ट पर लोन्स देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो कंपनीज तो ग्रो की बट उसके साथ ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने लगा, जिससे साउथ कोरिया की इकोनॉमी रैपिडली बूम होने लगी। बट हियर इज द ट्विस्ट, एक इकोनॉमिकली स्टेबल कंट्री होने के बावजूद भी वो अपने कदम कभी स्पेस सेक्टर की तरफ बढ़ा नहीं पाई। अब वेल, यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी एनालॉजी देना चाहूंगा। कभी कभार ऐसा होता है ना लाइफ में कि हम ऑलरेडी जो काम कर रहे होते हैं उसी में इतने पैक्ड होते हैं कि हम दूसरे, तीसरे, चौथे काम में हाथ नहीं डालते, बिकॉज जो काम हम कर रहे हैं वो सबसे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही कॉमन सेंस साउथ कोरिया ने भी लगाया। उस वक्त वहां की गवर्नमेंट को स्पेस में पैसे डालना एक फिजूल का खर्चा ही लग रहा था। इतना फिजूल का कि उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन का बजट ही इतना कम कर दिया कि उतने पैसों में एक रॉकेट तक बनाना नामुमकिन हो गया था। अब फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट एन ऐप कॉल्ड होली रमी, जिसके थ्रू आप गेम्स खेलकर पैसे जीत सकते हो। आपका नंबर लिंक करते ही आपको सीधा 51 रुपीज मिलेंगे और साथ ही आप रेफर करके भी यहां पर अर्न कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्रेंड को करोगे तो 80 रुपए, 2 को करोगे तो 90 रुपीज और 3 को करोगे तो 100 रुपीज। इसके साथ आपको 30% का कमीशन भी मिलता है आपके दोस्त के खेलने पर। और यहां पर पैसे विड्रॉ करना इज वेरी इजी एंड मिनिमम विड्रॉवल इज 100 रुपीज। और अगर कॉइन्स खरीदने हो तो आप शॉप में जाकर खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये है ड्रैगन टाइगर गेम। यहां पर आपको यह प्रेडिक्ट करना है कि कौन जीतेगा और उसके बाद आप वेट कर सकते हो और विनिंग के बाद आप क्लोज कर सकते हो। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इस गेम में मॉनेटरी रिस्क होता है, तो बिल्कुल ध्यान से खेलना। दैट्स इट, चेक आउट द होली रमी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक।
लेकिन इतना सब होने के बाद भी साउथ कोरिया के साइंटिस्ट ने हार नहीं मानी। वो सिंपल सी कहावत है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। वेल, साउथ कोरिया के साइंटिस्टों का भी यही कुछ हाल था। स्पेस सेक्टर में अपनी काबिलियत उन्हें प्रूफ करनी थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे, और इसीलिए उन्होंने अपने सबसे पहले मिशन के लिए साउथ कोरिया की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से खुद फंडिंग जमा करना शुरू किया और फिर इवेंचुअली इससे अपना पहला सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करके दिखाया। नाउ दाद देनी होगी इनके टेक्निकल स्किल्स की, क्योंकि फर्स्ट लॉन्च में ही सैटेलाइट सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। एंड एज यू कैन गेस इट, इस लॉन्च ने बाकी कंट्रीज को ही नहीं बल्कि वहां की खुद की गवर्नमेंट तक को हिलाकर रख दिया। अब डेफिनेटली आप लाइफ में एक अच्छा काम करते हो और उसमें आपको तरक्की मिलती है, तो उसके बाद क्या होता है? वेल, आपका मोटिवेशन और बढ़ता है, और ऐसा ही कुछ साउथ कोरिया के साथ भी हुआ। फंडिंग नहीं मिलने के बावजूद भी वो इतने सक्सेसफुल रहे, और ये चीज उन्हें रियलाइज हुई कि उनका पोटेंशियल भी काफी ज्यादा है, और उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि वो भी स्पेस रेस में एक मेजर कंटेंडर बन सकते हैं। अब यहां पर एक बेसिक सा सैटेलाइट ही लॉन्च किया था, कुछ बड़ा अभी तक उखाड़ा नहीं था। सो एज टू से साउथ कोरिया को अभी भी स्पेस सेक्टर में मेजर एडवांसमेंट्स करने बाकी थे। अब इसी बीच साउथ कोरियन गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं उनके कंट्री के साइंटिस्टों का पोटेंशियल नजर आने लगा, और स्पेस रेस में कंपीट करने के इंपॉर्टेंस का भी पोटेंशियल नजर में आने लगा। बिकॉज काफी बार ऐसा होता है कि स्पेस रेस में जो टेक्नोलॉजीज क्रिएट होती है, वही टेक्नोलॉजी फिर कॉमन पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होने लगती है, तो इससे कंट्री का बहुत फायदा होता है। यही सेम हाल यूएसए और रशिया के बीच कोल्ड वॉर में हुआ था। उन सालों में जो स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ी थी, बाप रे बाप, उसे मैच करना आज की तारीख में भी डिफिकल्ट है। और स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ही स्ट्रांगली लिंक्ड है नेशनल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर और ऐसी अन्य इंडस्ट्रीज से। इनफैक्ट इन टेक्नोलॉजीज को यूज करके स्टार्टअप कल्चर को भी एनहांस किया जा सकता है, बिकॉज टेक्नोलॉजी क्रिएट सॉल्यूशंस, राइट? और इसी तरीके से देश का विकास भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है एट द सेम टाइम। और इसीलिए ये सब देखकर साउथ कोरियन गवर्नमेंट भी मैदान पे उतर गई। कोरियन गवर्नमेंट ने एक स्पेस गवर्नमेंटल बॉडी फॉर्म किया, जिसका नाम है कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैरी, और ये एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था। इस एस्टैब्लिशमेंट के अगले 2 सालों में ही साउथ कोरिया ने साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम के जरिए साल 1993 में पहला इंडिजिनस साउंडिंग रॉकेट KSR-1 लॉन्च किया। इस प्रोग्राम का मेन मोटिव था साउथ कोरिया की टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना, एंड ये टेस्ट अगेन एंड अगेन सक्सेसफुल रहा। इनफैक्ट KSR-1 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद साउथ कोरिया का स्पेस सेक्टर का सफर रॉकेट स्पीड से शुरू हो गया। KSR-1 के बाद एक पूरी KSR सीरीज को लॉन्च किया गया, जिसमें लॉन्च होने वाला हर एक रॉकेट पुराने रॉकेट का अपडेटेड वर्जन था। जहां KSR-1 1 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट था, वही KSR-2 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट और KSR-3 लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट। एंड यही साउंडिंग रॉकेट प्रोग्राम सीरीज SK का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां से साउथ कोरिया के लिए चीजें बदलना शुरू हो गई। पर एक पॉइंट आया जहां पर यह लग रहा था कि उनका रॉकेट आसमान छूने वाला है, वहीं दूसरे पल अचानक से वो जमीन से आ टकराया। उन्होंने एक और कदम स्पेस सेक्टर की तरफ बढ़ाने का सोचा बाय लॉन्चिंग अ स्मॉल व्हीकल KSLV-1। बेसिकली ये साउथ कोरिया का सबसे पहला कैरियर रॉकेट था, जिसे सिर्फ टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज को स्टडी करने के लिए अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च किया जाने वाला था, जिसकी वजह से उसे शॉर्ट ये आइडिया आने वाला था कि साउथ कोरिया सैटेलाइट से बढ़कर स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ भी बढ़ पाएगा। पर जब वो इस मिशन को लॉन्च करने के लिए यूक्रेन और यूएस के सभी स्पेस एजेंसीज के पास गए, तब इन दोनों कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज ने उन्हें मुंह पर मना कर दिया, सिवाय एक के, रशिया। पहले तो रशिया ने भी इस मिशन को बाकी कंट्रीज की तरह ही मना किया, पर बाद में पता नहीं क्यों वो इस मिशन के लिए मान गए। बट अनफॉर्चुनेटली ये रॉकेट ऑर्बिट तक पहुंचे उसके पहले ही जमीन पर आ गिरा, और साथ ही साउथ कोरिया की दूसरी कंट्रीज से मदद की रखी गई उम्मीद भी। लेकिन यह भी उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट ही था, क्योंकि इस असफलता के बाद साउथ कोरिया ने अपने कान पकड़ लिए। उसने किसी भी कंट्री से बिना मदद लिए रॉकेट लॉन्च टेक्नोलॉजी डेवलप करने की ठान ली, और फाइनली जून 21, 2022 में उसने खुद के ही टेक्नोलॉजीज को यूज करके स्पेस में रॉकेट लॉन्च किया। पर यहां पर वो रुके नहीं। उसके तुरंत बाद अगले 6 हफ्तों में उन्होंने अपना दूसरा मिशन लॉन्च किया, विच इज कोरिया पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर, KPLO। इसका दूसरा नाम दनूरी भी है। इस ऑर्बिटर को इलॉन मस्क के स्पेसएक्स व्हीकल के जरिए स्पेस में लॉन्च किया गया, और अब क्योंकि इलॉन मस्क इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है तो कुछ डिफरेंट तो होगा ही, राइट? सो ये लूनर ऑर्बिटर मून को 100 किलोमीटर ऊपर से ऑब्जर्व करने वाला है बाय यूजिंग अ टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड एज बैलिस्टिक लूनर ट्रांसफर। ये टेक्निक और कुछ नहीं बल्कि इसमें ऑर्बिटर सन, मून और अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल को यूज करके मून के ऑर्बिट में एंटर करेगा।
इसमें होगा यूं कि बिना फ्यूल को यूज किए ऑर्बिटर सिर्फ नेचुरल फिनोमिनन यानी सन, मून और अर्थ की ग्रेविटी को यूज करके ऑर्बिट में एंटर होगा, जिसमें भले ही टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन फ्यूल वेस्टेज काफी कम हो जाएगा। और जैसे ही दिसंबर में ये ऑर्बिटर मून के ऑर्बिट में एंटर करेगा, उसका सबसे पहला काम होगा मून के सरफेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना। इसके बाद उनका जो अगला स्टेप पाइपलाइन में है वो होगा करंट स्पेस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना और डेटा कलेक्ट करना। और इसीलिए इस ऑर्बिटर में कई सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स इंस्टॉल किए गए हैं, जैसे कि मैग्नेटोमीटर जो मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करेगा और गैमा रे स्पेक्ट्रोमीटर जो गैमा रेडिएशंस को मेजर करेगा। इसके साथ ही इसमें 2 कैमरास को इंस्टॉल किया गया है, जिसमें से एक है वाइड एंगल पोलारीमेट्रिक कैमरा और नासा का हाई सेंसिटिविटी कैमरा शैडो कैम, जो मून के ऐसे पार्ट्स की इमेजेस को कैप्चर करेगा जो अंधेरे में ढके हुए हैं, यानी द डार्क साइड ऑफ द मून। इन सारे टेक्निक्स के साथ इसमें एक और फीचर ऐड किया गया है, डिले/डिसरप्शन टॉलरेंट नेटवर्किंग यानी DTN, जो डेटा ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटीज पर फोकस कर पाए और अर्थ पर मौजूद डिफरेंट सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट कर पाए। अब तक इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ और सिर्फ ISS ही यूज करती आ रही है, लेकिन साउथ कोरिया पहली ऐसी कंट्री बनेगी जो इस टेक्निक को अपने ऑर्बिटर के अंदर इंस्टॉल कर दी है। अब अगर ये लोग इस टेस्टिंग में सक्सेसफुल रहे तो देखते ही देखते साउथ कोरिया, रशिया, US, इंडिया, चाइना जैसे सभी वेल डेवलप्ड स्पेस कंट्रीज के साथ ही स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ सकता है। बट धनुरी इज जस्ट अ बिगिनिंग, जो सिर्फ मून का मुआयना करने गया है। साउथ कोरिया बाय 2030 मून पर खुद का एक प्रोब लैंड करने की प्लान कर रही है। अब अगर देखा जाए ना तो आपको एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आएगा साउथ कोरिया को देखकर। साउथ कोरिया सभी सेक्टर्स में सभी कंट्रीज से लेटर यानी कि बाद में देर आए दुरुस्त आए एंट्री मारी है, लेकिन फिर भी वो इतनी प्रॉस्पर कर लेती है कि वो अपने आप को वहां पर लीडर एस्टैब्लिश कर देती है। अगर उसी तरीके से साउथ कोरियन लोगों ने भी अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव किया और इसी स्पीड में वो आगे बढ़ते गए, तो इसे भी एक स्पेस सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ऐसा होता भी है तो हमें तो एक्चुअली में बहुत खुश होना चाहिए फॉर 2 रीजंस। बिकॉज नंबर 1, साउथ कोरिया हैज ऑलवेज बिन आवर ग्रेटेस्ट एलाय, एंड नंबर 2, अगर कोई दूसरे देश की स्पेस टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी तो एज अ होल पूरे दुनिया की भी स्पेस टेक्नोलॉजी तरक्की करेगी और इंसानियत, हम होमो सेपियंस और हमारी प्रजाति आगे बढ़ेगी टू एक्सप्लोर अदर प्लैनेट्स आउट देयर। व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स? सो है ना ये एक गुड न्यूज? और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एट फ्लाई साइंस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।